मैं इंदु मिश्र अग्रसर के मन से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आज साक्षात्कार हस्ताक्षर कार्यक्रम में हमारे साथ दिग्गज साहित्यकार श्री राजेश्वर वशिष्ठ जी जुड़ चुके हैं और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, यूं कहा जाए कि साहित्य के जो पुरोधा हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री त्रिलोक कौशिक जी। और आज मैंने उनसे गुजारिश की कि वो हस्ताक्षर कार्यक्रम की जिम्मेदारी लें और आज वो उनसे साक्षात्कार करें, तो उन्होंने इसमें हामी भर दी। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ और मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम को वो गति दें। और मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप कार्यक्रम को शुरू करें। मैं सबसे पहले तो अपने अग्रज त्रिलोक कौशिक जी को प्रणाम करता हूं। साक्षात्कार तो करेंगे ही, जो सवाल पूछेंगे उनका जवाब तो दूंगा ही, लेकिन इस साक्षात्कार में सबसे बड़ी अनौपचारिक बात यह है कि त्रिलोक कौशिक मेरे बड़े भाई हैं और जो भी मुझे मिला है, जो भी स्थान मुझे मिला है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है और उनकी उंगली पकड़कर ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मेरा बड़ा भाई मुझसे कुछ सवाल पूछेगा। अब त्रिलोक जी, आप कुछ भी कहें। सदा सुख से रहो। 1 साल पहले इस दुनिया में मैं आपसे आ जरूर गया, लेकिन जब मेरी आंख गुड़गांव में भी और साहित्य को लेकर भी खुलने लगी, तो पहली बार राजेश्वर वशिष्ठ से जब मेरा मिलना हुआ, मैं एक ईमानदार श्रोता के नाते सामने बैठा था और मैं आपको सुन रहा था। और फिर कुछ दिनों के लिए यूं समझो कि हम खो से गए। मैंने फिर आपको देखा, फिर आपको देखा और फिर आपको देखा। जितना देखता चला गया उससे ज्यादा आप मुझे दिखाई देते चले गए। इसका एक सीधा सा उत्तर ये भी होता है कि जो सचमुच में अंदर से बड़ा मनुष्य होता है, वो परत दर परत उनका सौंदर्य आपके आगे खुलता चला जाता है। वही राजेश्वर वशिष्ठ 1968 में पैदा हुए। शिक्षा कहाँ हुई, साहित्य लेखन कब शुरू हुआ, साहित्य लेखन में कौन कौन से बीज अचानक उग कर के आ गए, ये कौन से कारण रहे कि एक विद्यार्थी जीवन से लेकर और आज तक, अब वो करीबन 67 के आसपास है अगर मैं ठीक अनुमान लगा रहा हूँ, तो एक कलमकार की कलम रुकी ही नहीं। उपन्यास लिखे तो उत्तम श्रेणी के, अगर मैं उत्तम श्रेणी के कह रहा हूँ तो यो मान लीजिए कि उस कलम को मैं गिनती की 5, 7, 10 कलमों में से एक मानकर चल रहा हूँ। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, साहित्य जगत में जिन लोगों का बड़ा वर्चस्व है उनको भी मैंने कहते सुना है कि जब मैं अच्छी कविता की अकाल की बात करता हूँ तो कहते राजेश्वर वशिष्ठ को सुना है आपने। फिर मेरी आंख खुली और मैंने पढ़ा और सुनने का सौभाग्य भी मिला और मुझे ये लगा कि हम कबीर, तुलसी, सूर, रसखान, निराला और केदारनाथ सिंह से गुजरते हुए पहुंचे हैं जिस राजेश्वर वशिष्ठ के पास वो केवल अतीत की छाया का कवि नहीं, केवल वर्तमान की संभावनाओं का कवि नहीं, वो भविष्य को स्वर देने वाले एक बड़े कवि का नाम। अनुज होना एक स्थिति है 1 साल की, लेकिन लेखन में जो वरिष्ठता है, हम दोनों के बीच का रिश्ता इतना अनौपचारिक है कि हम जब चाहें गले लग जाते हैं, जब चाहे आमने सामने बैठते हैं और अच्छे रिश्ते की सीधी पहचान होती है कि दुराव से हम बात ना करें और जो व्यक्ति जैसा है वैसा प्रकट करे, बनावट जिसके पास ना हो, उस व्यक्ति का नाम राजेश्वर वशिष्ठ है। किताबों की दुनिया में जब मैं उनकी किताबों के बारे में सोच रहा था, मुट्ठी भर लड़ाई से शुरू होने वाला कवि कह रहा हूँ और प्रजातंत्र के कबूतर तक आ गया 2024 में।
यानी देखिए कितना लंबा सफर है। 1983 कहाँ और 2024 कहाँ। अगर 1983 को आप 1984 कर दें तो 20 साल तो वो गए और 20-25 साल ये हो गए। 45 बरस से, लगभग 45 बरस से, अगर मेरा गणित, क्योंकि कमजोर हूं मैं गणित में, जिस व्यक्ति की कलम की स्याही नहीं सूखने पाई उसके विचार का फलक कितना बड़ा रहा होगा। जब आप राजेश्वर वशिष्ठ को पढ़ेंगे बतौर कहानीकार, बतौर उपन्यासकार और बतौर कवि और बतौर अनुवादक भी, तो आपको एक साधक के दर्शन होंगे। और मेरे कहने पे विश्वास मत करना, केवल आप उन्हें पढ़ना, उनसे जुड़ना, उनको समझना। अच्छे कवि को समझना इतना आसान नहीं है जितना मंचीय कविता को समझना आसान है कि लो ताली बजाने को तैयार रहो। आप राजेश्वर वशिष्ठ को सुनकर और पढ़कर ताली बजाने को बेताब नहीं होंगे, आपको परेशान करेंगे अच्छे से अच्छे सवाल और बेहतरीन उत्तरों की दिशा में बढ़ते हुए कदम। ऐसे निर्णायक उत्तर नहीं कि लो मैं जवाब दे रहा हूं ना, आपको उनके साथ चलना पड़ता है कि अच्छा चलो हम साथ चलते हैं। तो जो अपने समय का सहचर कवि है उस कवि का नाम राजेश्वर वशिष्ठ है। मुट्ठी भर लड़ाई 1983, सुनो वाल्मीकि 2015, सोनागाछी की मुस्कान 2016, अगस्त के महानायक खंड काव्य, इसे जब मैंने जाना नाम के तौर पर और खंड काव्य की तरफ मैं जब गया तो मुझे लगा अभी महाकाव्य की रचना और बाकी है। खंड काव्य आपने 2017 में लिखा, प्रेम का पंचतंत्र। तो पंचतंत्र की आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी दुनिया वालों, उसमें पशु पक्षी चंदा ये और वो। प्रेम का पंचतंत्र लिखने का साहस और कोमलता हर किसी के पास नहीं होती। याज्ञसेनी उपन्यास फिर आ गया है 2018 में, देवता नहीं कर सकते प्रेम। इतनी मजबूती से इस बात को कहना कि मनुष्य, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ कि उनके मनुष्य के मनुष्य होने पर ज्यादा अभिमान है, देवत्व पर अभिमान नहीं। कुछ तो कहो कबीर, तुलसी नहीं कहा, सूर भी नहीं कहा, मीरा भी नहीं कहा, कुछ तो कहो कबीर। ये दिखाता है कि राजेश्वर अपने समय में किन किन रचनाकारों को किस बिंदु पर आकर अपने निकट महसूस करते हैं। तो ये कबीर बाहर का नहीं, इनके अंदर का भी है। युद्ध सिर्फ सरहदों पर नहीं होते, फिर कविता संग्रह 2022 और प्रजातंत्र के कबूतर तो मैं शुरू में जिक्र कर चुका। इतना लिखने के लिए राजेश्वर जी से मेरा अनुरोध है, आप मुट्ठी भर लड़ाई में कविताओं से शुरू कर रहे हैं, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ, या उपन्यास था वो पहला? उपन्यास था पहला। हाँ, तो उपन्यास से जब शुरू किया आपने तो कहानियों की तरफ कब बढ़े आप या नहीं बढ़े आप? देखिए भाई जी, मैं आपको बताऊं, सही अगर मैं बहुत ईमानदारी से सच बोलूं, मैंने उस उपन्यास के दूसरे संस्करण में भी इस बात को लिख दिया है। सही माने में मुट्ठी भर लड़ाई तो मेरी डायरी है जी। और उस समय मैं अपना एमफिल कर रहा था और उन दिनों मेरे साथ मेरे ऐसे कई मित्र थे जो चर्चित थे और उस जमाने में अच्छा लिख रहे थे, जिसमें एक कृष्ण कल्पित मेरे सीनियर होते थे, एक रामानंद राठी होते थे, वो भी काफी अच्छा लिखते थे। ये कई मित्र ऐसे थे जो आसपास लिख रहे थे और छप रहे थे। इनकी किताबें उस समय आ गई थीं, तो मुझे भी एक सनक सवार हुई कि यार अपनी किताब भी छपनी चाहिए। जी। 1983 में जनवरी के आसपास सोचा अपनी किताब छपनी चाहिए, और बस उसके बाद मैं सही माने में ये सोचने लगा मैं क्या करूं। डायरी जैसी कुछ चीज लिखा करता था, मुझे लगा चलो कुछ अंश अपनी डायरी के, अपने जीवन। होता यह है कि आरंभिक दौर में जब आप लिखना शुरू करते हैं, दूसरों के जीवन को पढ़ना और समझना आसान नहीं होता, लेकिन अपने बारे में तो आप जानते हैं, आपने अपने परिप्रेक्ष्य में जिन लोगों को देखा है उनकी जानकारी आपको होती है थोड़ी बहुत। तो मुट्ठी भर लड़ाई एक वैसा उपन्यास है। उस उपन्यास में मैं जिन परिस्थितियों में पला बड़ा उनका जिक्र है। उसके बाद मैं जब
अपनी एमए कर रहा था, अपना एमफिल करने लगा। उसी बीच में कुछ दिन के लिए एक अखबार के समूह में भी मुझे काम करने का मौका मिला। उस अखबार समूह में रहते हुए एक दिन मैं रिपोर्टाज के लिए निकलता हूं, तो एक रिक्शा वाले से बातचीत होती है, तो रिक्शा वाले पे एक रिपोर्टाज बनाने की कोशिश करता हूं, और उसमें इस तरह से सारे फैक्ट्स आ जाते हैं कि जब वो रिपोर्टाज तैयार होके छपने के लिए एडिटर की डेस्क पे जाता है, तो वो मुझे बुला के ये कहता है कि भाई ये हम इसमें जो लिखा है आपने ठीक नहीं लिखा है। आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, आप समाज की आलोचना नहीं कर सकते, और आप बहुत क्रिटिकल हो गए हैं, तो इसे आप बदल दीजिए। तो मैंने कहा सर ये तो मैंने बहुत ईमानदारी से लिखा है, अगर मैं इसे बदलूंगा तो जिस पात्र को मैं प्रयोग में ला रहा हूं, जो रिक्शा वाला है जिसकी मृत्यु हो गई है, जो अपने पीछे एक परिवार छोड़ गया, उसका दुख दर्द है, ये उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा तो आप यहां से रिजाइन कर दीजिए, मैं आपको दूसरे अखबार में, मैं योग्यता का सम्मान करता हूं, मैं आपको दूसरे अखबार में नौकरी दिला दूंगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नौकरी नहीं करनी है, और मैं छोड़कर आ गया। बात फिर उसी अध्ययन और बेरोजगारी के बीच में आ गई। तो ये लगभग इतनी सी कहानी है जो इस उपन्यास में थी। तो इस तरीके से पहले उपन्यास का जन्म हुआ। 2 महीने के आसपास में सारी डायरी को ठीक ठाक करके, आप जानते हैं डायरी को भी ठीक ठाक करना पड़ेगा उपन्यास की शक्ल देने के लिए, तो वैसा कुछ करने में लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास 1983 में यह उपन्यास छप कर आ गया। वाह। अच्छा, इस उपन्यास के आने से पहले जितना मेरे पास संदर्भ है, जानकारी है, जब आपातकाल लगा था तब अलंकार आपके भीतर का चाहे उतना समाज के सामने न आया हो, लेकिन एक कवि, एक विद्रोही कवि या सत्य के पक्ष में खड़ा होने वाला व्यक्ति, चेतन व्यक्ति जन्म ले चुका था। क्या बाद के लेखन में, क्या बाद के लेखन में आपके भीतर, क्योंकि ये जो एक मुखी लड़ाई है ये भी उसी की साक्षी है कि जो सही है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। कबीर के लिए उसको कहो कबीर, ये भी इसी बात का साक्षी है कि मैंने पक्ष देना है सच का, चाहे मेरे द्वारा लिया गया पक्ष दुनिया के किसी भी आदमी को चुभ जाए, चुभे तो लाख बार चुभे, और मैं बोलूंगा भाई जो मैं ठीक महसूस कर। तो वो जो उस समय का एक विद्रोही कह सकते हैं व्यक्ति, अब विद्रोह को स्वर देने वाले कलमकार बहुत आए। ऐसे कलमकार भी आए जिनके अंदर विद्रोह करने का जरा भी मादा नहीं, लेकिन कविता में, कहानी में ऐसा दिखाना कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। आपके लेखन को जब मैंने पढ़ा, जितना मैं पढ़ सका, सुन सका, और वो इतनी कम मात्रा में नहीं है, मैंने ये देखा कि आप कभी किसी पर भी हमलावर की तरह नहीं लिखते। उसमें एक सांस्कृतिक गरिमा रहती है, और इसको अचीव करना बड़ा कठिन काम होता है कि आप थोड़ा सा जी, मैं थोड़ा सा इसमें अपने परिप्रेक्ष्य के बारे में पीछे की जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, मैं व्यक्तिशः ऐसा महसूस करता हूं कि कोई भी रचनाकार मूलतः प्रगतिशील होता है, और समाज में जो पिछड़ा तबका है, गरीब लोग हैं जिनका शोषण आमतौर पे हम जाने अनजाने करते रहते हैं, उनके प्रति उसकी संवेदनाएं जुड़ी होती हैं। मैं भी बचपन से वैसा ही था, लगभग उन्हीं परिस्थितियों में आगे पला बढ़ा, और आगे चलकर हुआ ये कि कॉलेज में मैं एक स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक विंग है, मैं उसमें सक्रिय होता था। और भी एक बात जो मुझे बहुत ईमानदारी से स्वीकार करनी चाहिए, उन दिनों सबसे सस्ती किताबें अनुवाद की मिलती थी रूसी साहित्य। तो उन दिनों मैक्सिम गोर्की और इन सारे लेखकों को, चेखव, इन सबको ये क्या होता था, ये हमारे कॉलेज में आके अपनी स्टॉल लगाते थे, और बड़ी अच्छे लेखकों की, बड़ी क्राइम एंड पनिशमेंट, मदर, ये सारी किताबें हिंदी अनुवाद, इनके मदन लाल मधु अनुवाद करते थे, आपने तो देखा ही होगा। तो वो ये सारी किताबें लगभग 10-10 रुपए में मिल जाती थी, जबकि हम कल्पना नहीं कर सकते थे 200-250 से लेके 500 पेज तक की पुस्तकें इतनी सस्ती कैसे मिलेंगी। तो कहना चाहिए आरंभिक दौर में मुझे वो सारा साहित्य पढ़ने को मिला जिसे आप वामपंथी साहित्य भी कह सकते हैं,
जो सोशलिस्टिक अप्रोच के साथ जुड़ा साहित्य था, तो उसने मुझे प्रभावित किया। और जब इमरजेंसी लगी तो हम लोग जो थोड़े से एक्टिव स्टूडेंट्स थे, हमें भागना पड़ा। भागना किस सेंस में पड़ा कि पुलिस हमारे हमारे पीछे थी। एक व्यक्ति तो खैर बहुत बड़े नेता के पुत्र थे, बाद में वो पीसीएस वगैरह में हरियाणा में आके भी रिटायर हुए हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। उनको तो पुलिस ने पकड़ लिया और उनको काफी मारा पीटा। मैं इसलिए बच गया कि मेरी चाची के पिताजी, तो रिश्ते में मेरे नाना लगे, वो भिवानी में थानेदार थे। तो उनके माध्यम से पहले पता लग गया कि भाई धरपकड़ में नंबर आए, इससे पहले मेरे दादाजी को उनका फोन आया कि इस लड़के को हरियाणा से बाहर निकाल दो। तो मैं अपनी बुआ के यहां शिमला चला गया। 2 ढाई महीने में लौट के आया ही नहीं। बल्कि अब अगर आज की भाषा में कहूं तो मैं तब तक लौट के नहीं आया जब तक पूरे वामपंथ ने इंदिरा गांधी के सामने माथा नहीं टिका दिया और ये स्वीकार कर लिया कि देवी जो चाहे दे दो, हमें माफ कर दो, बस आप जो देंगी उस पर हम जीवित रह जाएंगे। एक तरीके से उन्होंने कांग्रेस का पौरोहित्य स्वीकार कर लिया और उन्हें मिल भी गया। और उसके कांग्रेसियों से भी ज्यादा, कांग्रेसियों से भी ज्यादा, हाँ। तो वो एक समय रहा। खैर वो तो एक दौर था। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया 78 में। उसके बाद मैं रेडियो में आया। 2 वर्ष तक मैं आकाशवाणी में एज अनाउंसर मैंने काम किया। उसके बाद की परिस्थितियां रही, मैं जयपुर चला आया। जयपुर में जाके मैंने अपना हिंदी में एमए किया। इससे पहले रेडियो में रहते हुए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म कर लिया था, क्योंकि रेडियो से जुड़ा था तो वो उसके लिए उपयोगी था। फिर मैं अपना एमफिल कर रहा था। तो हैरानी की बात यह है कि वामपंथ से मेरा मोह कब भंग हुआ। मैं ईमानदारी की बात बताऊं, हमारे एक प्रोफेसर होते थे, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, प्रोफेसर विश्वंभर नाथ उपाध्याय। विश्वंभर नाथ उपाध्याय बहुत तगड़े वामपंथी, और कहना चाहिए उन्होंने मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र पे काफी काम वाम किया था। लेकिन मोहभंग कब हुआ कि उन दिनों जो पोस्टें निकलती थीं लेक्चर्स की कहीं भी राजस्थान में, उन सब पर लगातार जेएनयू से और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लड़के लिए जा रहे थे। तो एक बड़ा मन में एक ये बात थी कि आखिर हम यहां डॉक्टरेट कर रहे हैं, एमफिल हमने किया है, तो नौकरियां उनको मिलेंगी। तो हमें ये पता लगा कि भाई इनको वाइस चांसलर बनना है, और वाइस चांसलर बनाने में जेएनयू की जो लॉबी है वही काम आएगी, तो उनकी बातें भी कुछ माननी पड़ेंगी। तब वो एक पहला झटका था जब मेरे मन में मेरी मानसिकता ये बदली कि यहां प्रगतिशील होने या वामपंथी होने का कोई अर्थ नहीं है भाई। अब संघी में बन नहीं सकता था। उस जमाने में भी संघी हो गए थे, संघी में बन नहीं सकता था उतना। कहना चाहिए एक वैज्ञानिक तरीके से सोचने का सिलसिला शुरू हो गया था, उसे छोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन मैं मार्क्सवाद से कट गया, मैं मार्क्सवाद से कटने लगा। मुझे लगा कि ये लोग भी उतने ही जालिम हैं जितने जालिम दूसरे लोग हो सकते हैं। तो ये एक परिवर्तन रहा जी। ये एक ऐसा बिंदु है असल में कि जिनका भी झुकाव एक विचारधारा का ढोल पीटने वाले लोगों के प्रति हुआ, उसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं। जितना नजदीक जाकर हम लोगों ने देखा उतना ही हमारे भ्रम टूटे। भ्रमों के टूटने के बावजूद मैंने ये जाना कि राजेश्वर वशिष्ठ अगर एक 3 व्हीलर पकड़ते हैं, रिक्शा पकड़ते हैं, मैं साथ बैठा हूं और मेरे मन का लोभी कहता है 50 में काम चल जाएगा, तो 50 क्यों न दिए जाए। राजेश्वर वशिष्ठ उसी ऑटो रिक्शा में बैठे हैं और ऑटो रिक्शा वाले से कहते हैं भाई कोई और सवारी मिल जाए तो बेशक बैठा लेना, ये पैसे तो हम आपको देने ही जा रहे हैं। उस दिन मैंने जाना कि जो ढोल पीटने वाला समाज है, समाजवाद का भी और समरसता का भी और सबके भाईचारे का भी, वो शायद ढोल पीटने के लिए ढोल पीट रहा है। और जो तथाकथित मार्क्सवाद से यूटर्न ले भी आया मोह भंग होने के कारण, उसके अंदर फिर भी एक मार्क्सवाद बचा हुआ है। क्योंकि जितना मैंने जाना आपकी कविताएं पढ़कर, आपको सुनकर, आपको समझकर, कि आपकी नाराजगी मार्क्सवाद से नहीं है, लेकिन मार्क्सवादियों से है। हाँ, मार्क्सवादियों से है संकट। और ये एक अच्छी बात है जिसका कभी मोह ही भंग नहीं होता संसार में। जैसा पैदा हुआ था 10 साल का, 90 साल में गया तो
उसी विचारधारा के साथ गया। इसका मतलब उसने आंख खोल के देखा ही नहीं कुछ। लोग उस पीढ़ी के लोग हैं कि अगर सचेतन हैं, अगर हम राजेश्वर वशिष्ठ हैं, तो हमारा वो भंग भी होगा। हम अपनी तरह से लोग चीजों को आंख खोलकर देखेंगे भी, और जो आपने देखा आपकी रचनाओं ने वो दिखाया भी। ये भी एक बात मैंने देखी। एक और बड़ा अंतर आया भाई साहब, बीच में आपसे कहना चाहूंगा। हुआ ये कि उस मोह भंग ने दो चीजें की, मेरे लेखन को अनेक वर्षों तक स्थगित कर दिया। मुझे लगा लेक्चरशिप अब नहीं मिलेगी। उन दिनों बैंकों में पद बहुत निकलते थे राजभाषा अधिकारियों के। तो 1983 का वही समय था जब मेरा मोह भंग हुआ उपन्यास आया। मैंने बैंक में अप्लाई किया हिंदी अफसर के लिए, और 1984 में मैंने बैंक में राजभाषा अधिकारी का पद ले लिया। वहां उस नौकरी में जाने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं बिल्कुल गलत जगह आ गया हूं। यहां रहकर जो परिस्थितियां हैं, जो काम है, जैसी स्थितियां हैं, उनमें लेखन संभव नहीं हो पाएगा। मैं बहुत ईमानदारी स्वीकार करता हूं, 1984 से लेकर सन 2000 तक, पूरे 16 वर्ष तक पढ़ता तो रहा, पढ़ना तो छूट नहीं सकता। मैंने एक कविता भी नहीं लिखी, मैंने एक पंक्ति भी नहीं लिखी। लेकिन वो जो इतने लंबे समय का, उसको आप शून्यकाल बेशक कहते रहे, पर उस समय जो आपने देखा, जो आपने महसूस किया, जो आपने पुल बुलाया, मैं तो ये कहूंगा, उससे इतने बीच के अंतराल के बाद जो लगातार विस्फोट हो रहा है, क्योंकि आपकी कविताएं दिखने में विस्फोटक चाहे न लगें, पर मुझ जैसे बड़बोले से ज्यादा विस्फोटक साहित्य है। मैं अभी भी कह रहा हूं है, क्योंकि विस्फोट ये नहीं होता कि भैया लगे कि बम फोड़ दिया। विस्फोट ये भी होता है कि धरती के अंदर से एक बीज में से अंकुर फूटा, वो धरती के बाहर आ गया, और अब वो अंकुर आपको दिखाई दे रहा है और वो बड़ा हो रहा है। ये भी विस्फोट है, क्योंकि जो विध्वंस करता है वो विस्फोट तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को नष्ट भी कर रहा है। और साहित्य मूलतः भारतीय चेतना का जो साहित्य है, मैं मार्क्सवादी या उस साहित्य की बात नहीं करता जहां पर रक्त के रंग को ही सर्वोच्च रंग माना गया हो। हमारी पूंजी ये है कि हमने प्रेम के रंग को सर्वोच्च रंग माना, दिखने में वो भी लाल और दिखने में ये भी लाल। तो ये जो प्रेम का रंग है आपकी कविताओं में, आपके उपन्यासों में, मैंने उपन्यास पढ़े नहीं है और जो चीज नहीं पढ़ी उसके बारे में ज्यादा मैं नहीं कह सकता, आप कह सकते हो। लेकिन जो अच्छी कविताएं लिखता है वो उपन्यास भी लिखेगा तो अच्छा ही लिखेगा, कारण उसने अपनी किताबों में किसी विचार का विज्ञापन नहीं करना है, अपनी आत्मा की आवाज है और अपने समय की आवाज। आपका साहित्य पलायन नहीं करता। वो अगर वाल्मीकि को भी लेकर चल रहा है, वो अगर किसी ऐतिहासिक पात्र को या प्रागैतिहासिक पात्र को भी अपने अंदर उतार के अचानक ले आता है, तो वो ऐतिहासिक बोध से ऊपर उठ करके जो अधुनातन चेतना है उसको स्वर दे रहा होता है। मैं अभी मेरा मन कर रहा है कि सुनो वाल्मीकि में से पढ़ें, आप दूसरे संग्रह में से पढ़ें, चाहे प्रेम के पंचतंत्र में से भी पढ़ें, जहां से आपका मन हो। मैं चाहता हूं कि पाठकों को या श्रोताओं को ये न लगे कि हम वैचारिक दोनों भाई आपस में गुफ्तगू तो कर ही रहे हैं और साहित्य से परिचय बीच में हो जाएगा तो उनको लगेगा हम ठीक जमीन से बोल रहे हैं। एक आप जो आपको अच्छा लगे वो आप कविताएं पढ़ें पहले, फिर और आगे चलते चलेगी बात। देखिए ऐसा है, मैं एक निवेदन करूं। मेरा लगभग 15 से ज्यादा वर्षों का समय नौकरी में कलकत्ते में कटा और कलकत्ता ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कलकत्ता एक ऐसा शहर है जहां हर इमारत, वहां की हर तरह की अभिव्यक्ति, वहां के कण कण में कला है, साहित्य है। तो उस शहर ने मुझे बहुत दिया और मेरी कविताओं में वो सब कुछ झलकता है जो आप कलकत्ते में देखते और पाते हैं। मैं अगर सच कहूं तो मेरी कविताओं में बहुत कुछ कलकत्ते से आया है, उनका संस्कार कलकत्ते से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। एक कविता मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, जो शायद इन परिस्थितियों को ठीक से बयान करेगी जैसी परिस्थितियां आज भी चल रही हैं। एक कविता है सोनागाछी की मुस्कान। मेरे संग्रह का नाम है सोनागाछी की मुस्कान। उसकी एक कविता है,
मैं कलकत्ते में था। आप जानते हैं सोनागाछी एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। उतनी बड़ी संख्या में रेड लाइट एरिया, या उतनी बड़ी संख्या में मैं वेश्या शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ऐसी स्त्रियां किसी एक स्थान पर नहीं हैं जितनी वहां पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे कोई हमने कायम नहीं किया। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों के जहाज आकर रुका करते थे और वे सारी गरीब स्त्रियां उन लोगों को अपनी सेवाएं देने के लिए, अपना शरीर देने के लिए वहां बसी, और धीरे धीरे कालांतर में वो एक रोजगार का जरिया बन गया। मेरा बहुत बार मन करता था कि हम कवि के रूप में दुख दर्द की बातें करते हैं। एक रिक्शा वाले का दुख आपने लिख दिया, एक कुली का दुख आप लिख सकते हैं, क्या एक वेश्या को समझने की जरूरत नहीं है? लेकिन मैं आपको बहुत ईमानदारी से स्वीकार करूं, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस क्षेत्र में जा सकूं। एक दिन एक अपने मित्र के साथ हमने ये सोचा कि चलो चलते हैं, लेकिन शाम के वक्त नहीं। मैं सच बताऊं, शाम को 5 बजे से लेके और सुबह के 6 बजे तक वो बड़ा खतरनाक क्षेत्र हो जाता है। लेकिन लेकिन सुबह के 8-9 बजे के बाद से लेके 3-4 बजे तक वहां इतना सन्नाटा होता है, आपको लगता ही नहीं कि ये ऐसा कोई क्षेत्र हो सकता है जो रात को चमकता होगा, जहां हजारों लोग घूमते होंगे। तो वही एक कविता में है। उन उदास सकरी गलियों में, उन उदास सकरी गलियों में चप्पे चप्पे पर खून के निशान थे। खून जो थक्के सा जम गया था उन सभी बदकिस्मत दहलीजों पर। जहां ने जाने कहां कहां से लाई गई थी घायल हिरनियां, भेड़े और बकरियां, जिनके पास जीभ तो थी पर जुबान नहीं थी। उन तहखाना नुमा खंडहर होते मकानों पर चिपके थे पुराने चुनावी पोस्टर। हसिया और हथेड़े को ढक लिया था, हसिया और हथौड़े को ढक लिया था दीवार से निकलती हरी घास ने। मार्क्सवाद जा रहा था, ममता लौट रही थी। समझ रहा। हाँ, बहुत बढ़िया। खिड़कियों के पीछे सन्नाटा बज रहा था वॉयलिन की तरह। खिड़कियों के पीछे सन्नाटा बज रहा था वॉयलिन की तरह। हर जगह खामोशी थी। सुबह के 10 बजे थे। यह समय धंधे का नहीं था। शाम होती तो गली के मुहाने पर ही, शाम होती तो गली के मुहाने पर ही इनाम मांग लेते बांके सिपहिया। मिल जाते अगवानी करने के लिए रफीक, पीटर, बिरजू और मंडलदा। हर कोई कहता बस वही जानता है जन्नत का रास्ता, जहां लंगूर के लिए भी पलकें बिछाई बैठी है कोई हूर। कहीं सुनाई दे जाती हारमोनियम और तबले की आवाज। दरवाजों पर बैठी मिलती जगत मौसियां, जो एक नजर में ही तोड़ लेती मर्दानगी का वजन और जेब के हालात। पर इस वक्त गहरी नींद में सो रही थी दुनिया की सबसे पुरानी और मशहूर बस्ती। सुबह के 10 बजे थे। सो रहे थे दलाल, दरबान और खानसामे, मगर जाग रही थी मुट्ठी भर जिंदगी। दुनिया से बेखबर खेल रहे थे कई सारे बच्चे एक सड़ी गली टिन शेड के नीचे, जिसकी टूटी छत से भीतर घुस आया था सूरज। उन्हें कोई शिकायत नहीं थी जिंदगी से, उन्हें कोई शिकायत नहीं थी जिंदगी से। बेखौफ और जिंदा दिल, सो रही माओं से बेखबर, अदृश्य पिताओं को मुंह चिढ़ाते हुए। वे धरती के लाल थे, वे धरती के लाल थे। उन्हें हक था हमारी इंसानियत पर हंसने का। वे धरती के लाल थे, उन्हें हक था हमारी इंसानियत पर हंसने का। वाह वाह। असल में राजेश्वर वशिष्ठ को सुनने का कष्ट ये है कि आप अपने अंदर धंस जाते। मैं श्रोता की हैसियत से बोल रहा हूँ। धंसते अपने अंदर हो और देखते अपने से बाहर हो। ये दोहरा सफर जो कविता करा पाती है वो राजेश्वर वशिष्ठ की कविता है। इतना व्यापक, एक बात। दूसरा पहलू जो अब क्योंकि कोई स्क्रिप्ट लेकर हम नहीं बैठे हैं कि ये मैं कहूंगा तो हाँ, जाहिर है। हम लोग तो एक चर्चा है, अनौपचारिक कह लो, और इस अनौपचारिक को हम औपचारिक भी बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ही जो लगा है आपकी कविताओं में, एक कविता की भाषा दूसरी कविता की भाषा से भी मेल नहीं खाती, क्योंकि दोनों का दर्द, दोनों की संभावनाएं, दोनों की अनुभूतियां मौलिक हैं
और जो आप कविता भाषा आपके अंदर से आती है, इस्तेमाल करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ जानकर, क्योंकि भाषा का इस्तेमाल करने वाले छद्म कवियों की हमारे यहाँ या किसी भी भाषा में कोई कमी नहीं है। आप रूढ़ प्रतीकों से और रूढ़ भाषाओं से कैसे बचते हैं, इस पर आप अपनी टिप्पणी दें तो श्रोताओं को, दर्शकों को लगेगा कि उन्हें एक नई राह मिली। देखिए भाई साहब, मैं आपको सच बताऊं, जब कोई विचार मेरे दिमाग में आता है तो मैं उसको विचार की तरह से लेता हूं। मेरे सामने संकट नहीं होता कि किस भाषा में और किस तरह से जाएगा। भाषा या विन्यास जैसे भी निकलता है निकल आता है। हाँ, एक बात है, वो ये है कि मैं जो लिखता हूं मैं उसे लगातार पढ़ता जाता हूं। शायद ये बात मैंने कलकत्ते में भी सीखी। कलकत्ते में भी कविता इसी तरह लिखी और पढ़ी जाती है। बांग्ला में अगर आपने कविता सुनी हो तो बांग्ला में कविता को पढ़ के ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो गेय कविता है, मंचीय कविता है, वो तो हर जगह एक अलग तरह का प्रभाव रखती है। लेकिन जैसी हमारी कविता है, अतुकांत कविता है, छंदमुक्त कविता है, इसमें भी एक आंतरिक लय होती है। ये चीज मैंने बांग्ला कविता से सीखी। और शायद जैसे भाव होते हैं, जैसी स्थितियां होती हैं, वैसी कविता बन जाती है। आपके इस बात का जवाब देने के लिए अगर मैं एक कविता सुना दूं तो बात बनेगी? दो सुनाओगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। नहीं, मैं आपकी बात का जवाब देने के लिए, भाषा कहां से आती है, कैसे आती है, ये कविता उस दिन का अनुभव है 1984 में, जब मैंने बैंक ज्वाइन किया। बरसात के से दिन थे, यही जून जुलाई के दिन थे। और मैं जो जूता पहन के गया था दिल्ली से, उस जूते का तला उखड़ गया, उसमें पानी घुस गया। अब मैंने अपने एक मित्र से कहा, यार ये क्या हुआ? बोले, भाई आपका जूता दिल्ली के हिसाब का बना है, यहां कलकत्ते में ऐसा जूता चलता नहीं, चलो मैं आपको एक मित्र के पास ले चलता हूं, जहां इंडिया एक्सचेंज प्लेस में मेरा ऑफिस था। उसके पास में एक बड़ी पुराना छोटा सा खोखा था, जिसमें एक सज्जन बैठते थे जिनका नाम था छेदीराम। छेदीराम मोची का काम करते थे। तो ये इस कविता को देखिए, आपको भाषा कैसे मैं चीजों को पकड़ता हूं, क्या होता है, वो शायद मैं शब्दों की बजाय इससे लोग या सब आसानी से समझ पाएंगे। हम दोनों 30 साल पहले मिले थे। हम दोनों, क्योंकि ये कविता 1984 में नहीं लिखी गई, अनुभव 84 का था, 30 साल बाद लिखी गई। हम दोनों 30 साल पहले मिले थे छेदीराम की इस छोटी सी दुकान पर, इंडिया एक्सचेंज के पास वाली गली में। मुझे नहीं पता था कलकत्ते की बारिश में दिल्ली के बने जूतों के सोल किसी नाव की तरह बह जाते हैं। मुझे आश्चर्य था, बालूजा का नया जूता पहली ही बारिश में जनता के विश्वास की तरह बिखर गया। वाह वाह। उन दिनों लोगों के पास दर्जन भर जूते भी नहीं हुआ करते थे, मेरे पास तो दूसरा भी नहीं था। कराहते जूते लिए प्रवीर ने मुझे छेदी से मिलवाया और हम दोस्त बन गए। तब मैं और छेदी दोनों ही जवान थे। मैंने बताया, भाई बिल्कुल नया जूता है, पता नहीं क्यों सोल निकल रहा है और पानी अंदर घुस रहा है। छेदी ने जूते का मुआयना किया और बताया, बाबू यह जूता बंगाल के हिसाब से नहीं बना है। मुझे अचंभा हुआ, जूतों में भी प्रांतीयता सर्वोपरि है क्या? छेदी ने कहा, यहां चमड़े के सोल के ऊपर रबड़ का सोल बहुत जरूरी है। क्या आप नहीं जानते? ज्योति बाबू की इंदिरा जी से अच्छी दोस्ती है। इसी दोस्ती के चलते बंगाल में कांग्रेस को सोल विहीन कर दिया गया है। अब कांग्रेस के जूते में भी हुगली बहती है बाबू साहेब। वाह। मैं इस गूढ़ दर्शन को समझ नहीं पाया। छेदी ने समझाया, तो आपके इस दिल्ली वाले जूते पर हम कलकत्ता का रबड़ सोल जड़ देते हैं। यहां के मशहूर चीनी जूता कारीगर इसे ही लगाते हैं। कॉमरेड इसी को पहनकर दिन भर दफ्तरों के बाहर लाल सलाम कर कदम ताल करते रहते हैं। मैं छेदी की कलाकारी पर मुग्ध हो गया। हर नए जूते का यज्ञोपवीत संस्कार छेदी राम ही करवाते। कुछ ऐसे इंतजाम करते
जो जूता बनाने वाली कंपनियां जानबूझकर नहीं करती थीं। वह एड़ियों पर हवाई जहाज के टायर का रबड़ चिपका देता तो मुझे वैसा ही लगता जैसे लाखोटिया जी ने कोई टैक्स चोरी का नुस्खा बता दिया हो। वाह। जूता ठीक हो गया, यहां तक कि दौड़ने लगा। जिस दिन इंदिरा जी की हत्या हुई, आगजनी, लूटपाट और बमबाजी से आतंकित शहर में जूता डलहौजी से सॉल्ट लेक, करुणामयी तक पैदल ही दौड़ा। उस दिन मुझे समझ आया, जूता पहनने के लिए पांव ही नहीं, अक्ल भी जरूरी है। उस दिन मुझे समझ आया, जूता पहनने के लिए पांव ही नहीं, अक्ल भी जरूरी है। आपकी रचनाशीलता से इतना तो मेरी समझ में आया कि आपके संवेदन और आपकी अनुभूति ने अपने लिए भाषा को जन्म खुद दिया है, उसमें आपका हस्तक्षेप नहीं के बराबर। हो सकता है ये चालाकी बतौर रचनाकार आप करते हो या आपसे होती हो या हो जाती हो कि मैं एक बात कह रहा हूं, इसमें अभिव्यंजना कहाँ कहाँ आ सकती है। ये जो अभिव्यंजना की सामर्थ्य आप में है वो लक्षणा तक आकर रुकती नहीं है, और जिधर जिधर कविता का प्रकाश जिस समय जाना जरूरी है उधर उधर आपकी रचना में एक पंक्ति से आप 100 मील की दूरी तय कर पाते हैं, कम से कम 100 मील की दूरी तय कर पाते हैं। आपकी कविताएं मैं अपने श्रोताओं, मित्रों से, पाठकों से साझा कर रहा हूँ अनुभव के तौर पर, कविता को सुनने के बाद कह रहा हूँ, त्वरित प्रतिक्रिया इसे मान लीजिए कि आपकी कविताएं आज चुभन हुई और शाम को उस पर कविता लिखी जाए ऐसी कविताएं नहीं। अगर 30 बरस पचाया आपने उस अनुभव को, आपने पीड़ा में आंसू नहीं बहाए, पीड़ा को पीड़ा भर नहीं रहने दिया, पीड़ा को सृजन में कन्वर्ट किया। क्यों कर पाए? क्योंकि आपने उसको समय दिया, आपने उसको अपने अंदर कंसीव किया, और फिर बालक बालिका को जन्म देने से पहले आपकी नस नस में से वो अनुभूति की चुभन और मिठास दोनों। आपका छेदीलाल कहीं छोटा नहीं हुआ, बल्कि इस कविता में छेदीलाल मुझे गुरु नजर आ रहा है। वो जो श्यामा पांडे धूमिल का मोची राम है, उससे आगे आप निकल गए। एक बात पर बड़ा भारी ऑब्जेक्शन जब ये कविता इधर उधर छपी और चर्चा में आई तो लोगों ने कहा, जूते का यज्ञोपवीत संस्कार, तुम कितने निकृष्ट ब्राह्मण हो, कैसी भाषा इस्तेमाल करते हो। लेकिन मैंने कहा, यज्ञोपवीत चाहे मेरा हो या जूते का हो, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और फिर तुम्हारे यज्ञोपवीत को अगर मैं जूते तक ना ले जाऊं तो मैं कभी कहाँ हुआ, कभी कहाँ हुआ, मैं कभी कहाँ हुआ। तुम्हारी जो भंडैती है, तुम्हारा जो छल है, तुम्हारा जो छद्म है, इसीलिए मैंने कहा था शुरू में, आपका प्रहार तो होता है पर कुल्हाड़ी दिखती नहीं है, और ये कविता की ताकत है। और मैं इसका सम्मान करता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे भाई ने लिखा है, इसलिए कि इस देश की मिट्टी के कवि ने लिखा है, जो आडंबर करना नहीं जानता, जो अपनी कविता को भुनाना भी नहीं जानता। भुनाने वाले बहुत देखे, मैं नाम नहीं गिना रहा, गिनाऊं तो लोग कहेंगे तुम कौन से प्रामाणिक हुए, पर मैं गिना देता हूँ, चाहे नीरज हो, चाहे आप हैरान हो गए मैं दिनकर जी का नाम लूं, पर मैं ले रहा हूँ। और भी कई लोग हैं जिन्होंने कविता को भुनाया है, कविता के बहाने सरकार के दरवाजे पर जाके हुंकार लगाई और फिर पद पाए, और पद पाकर पद का सुख लिया, और कभी कभी कोसते रहे। इतना सचेतन, इतना क्या काइया रचनाकार इस देश का रहा है, दुनिया तो मैंने देखी नहीं, इसलिए मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर सकता। पर ये वो जो दोगलापन या काइयापन है, उससे डरता हूँ। और सुख ये है कि राजेश्वर वशिष्ठ की कविता से और राजेश्वर वशिष्ठ से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंशतः सबका है। जिसको अपना सा लगे वो कवि उसका भी है, और जिसको अपना ना लगे कभी न कभी उस पीपल की छांव में वो भी बैठेगा तो उसे लगेगा ये तो मेरी बात कर रहा है। जो कविता आपने सबके हक की लड़ाई के लिए लिखी है, उस कविता का बीज अलग है, उससे जो पौधा उपजा है वो अलग है। कोई दूसरा आदमी अगर राजेश्वर वशिष्ठ नहीं है तो ये नवीनता पूजनीय होती, श्रद्धेय भी होती है।
और मैं तो कहता हूँ ईर्ष्या के लायक भी होती है, मुझे ईर्ष्या होती है क्या एक अरे होता तो निश्चित राजेश्वर जैसी हो। और मैं बहुत अरे खुश हूँ कि जो काम मैं ना कर पाऊँ उसे मेरे लोग करें, हमारे लोग करें, हमारे सहजन करें। एक लाइन मुझे याद आ रही है कि मैं न रहूं तो भी हे ईश्वर दुनिया हरी भरी रखना, मुझसे बेहतर इस दुनिया में आने वाले बाकी हैं, और मुझसे 1 साल बाद ही मेरा भाई आ गया, इससे खुशी की और क्या बात। अभी हमारे एक पास बात और समय है, एक काफी एक बात और जोड़ना चाहूंगा। कविता को लेकर ही मुझे संस्कार देने में मेरी मां का बड़ा योगदान रहा। मेरे पिता की मृत्यु जब वो मात्र 51 वर्ष के थे तब हो गई थी। और आप तब कितने साल के थे? नहीं, मेरी नौकरी लग गई थी उस जमाने में। आप समझते हैं शादियां जल्दी होती थी, बच्चे जल्दी बड़े हो जाते थे। मेरी 1989 में उनकी मृत्यु हुई। नौकरी करते हुए मेरी बेटी पैदा हो गई थी बड़ी। अच्छा। तो लेकिन फिर भी शुरू से मां से मेरा बहुत लगाव रहा। उसके दुख दर्द में वैसे आप समझ सकते हैं कि कोई बहुत समृद्ध परिवार नहीं था। दिक्कतें परेशानियां आप जानते हैं हर परिवार में होती हैं। तो मैं एक कविता और आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। वो कविता मेरी पूरी परिस्थितियों का ज्ञान करा देगी कि किस तरीके से मेरी मां ने मुझे क्या सिखाया। राजनीति से आगे निकलकर मैं अपने व्यक्तिगत स्तर तक जाना चाहूंगा। कविता है मेरी मातृभाषा। मेरी मातृभाषा, सवाल उठता है मेरी मातृभाषा क्या है, मैं किसे मातृभाषा कहता हूं, वो आपके सामने रख रहा हूं। मां जब भी अपने दुखों से हारने लगती, मां जब भी अपने दुखों से हारने लगती, आंसू बहाते बहाते प्रणाम करती 10 दिशाओं के दिग्गपालों को, तुलसी के बिरवे को, या भरी आंखों से क्षितिज के पार डूब रहे सूरज को। खोजने लगती बादलों के पीछे छिपा चांद, कसकर लगा लेती मुझे गले और बुदबुदाती कुछ शब्द धीरे धीरे। जरूर कोई प्रार्थना याद होगी उसे, जो हो सकता है किसी जादू की तरह सिखाई हो उसकी मां ने। उन क्षणों में उसका चेहरा और भी कातर हो जाता, किसी अनागत को रोकने के प्रयत्न में जुटे योद्धा सा। अचानक बहुत बूढ़ी हो जाती मां। उसे पूरा भरोसा था दुख सृष्टि और ब्रह्मांड के नियमों की अनदेखी नहीं कर सकता। उसे पूरा भरोसा था दुख सृष्टि और ब्रह्मांड के नियमों की अनदेखी नहीं कर सकता। उसे लगता होगा दुख जरूर समझता होगा उसकी प्रार्थना, जैसे पेड़ समझता है चिड़ियों की भाषा, जैसे आसमान समझता है तारों की भाषा। इसी विश्वास के साथ दुखों की पाठशाला में धैर्य की किताब खोलकर नन्ही बच्ची सी बैठ जाती थी मेरी मां। मैंने उसे कभी मंदिर जाते नहीं देखा। मैंने उसे कभी मंदिर जाते नहीं देखा। उसने कभी सिर नहीं झुकाया किसी देवता के सामने। उसने कभी नहीं मांगी धन वैभव और सुखों के लिए मन्नतें। बचपन में सरकंडे की कलम से मुझे लिखना सिखाया गायत्री मंत्र। उसकी आस्था जीवन से जुड़ी थी, जिसमें दुख रोज पानी सा बह जाता था। कह सकता हूं फिर भी नास्तिक तो नहीं थी मेरी मां। बचपन की स्मृतियों के नाम पर बस वही एक गीत याद है मुझे, जिसे मां अक्सर दोहराती थी पीड़ा के क्षणों में। हो सकता है उसे कबीर ने लिखा हो, नानक या रैदास की रचना हो, जिसे भाव विवल होकर गाते हुए मां साक्षात मीरा बन जाती थी। उस गीत की भाषा मेरी मां की भाषा थी। वही दुख आज भी मेरी मां की भाषा है। वही दुख मेरे जीवन की भाषा है। वही दुख मेरी मातृभाषा है। वही दुख मेरी मातृभाषा है। आज शाम को मैं कहीं था, शकुन मित्तल जी के यहाँ था, और जी, जब जी, मैंने कहा कि मुझे राजेश्वर जी का साक्षात्कार लेना है, उनकी प्रतिक्रिया ऐसी थी जैसे कि मैं बहुत बड़े उत्सव में शामिल होने जा रहा हूँ। अरे तो सब आप लोगों का बड़प्पन है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये किसी रचनाकार, होता क्या है, सामने बैठकर बड़ाई करना एक बात, जहाँ आप भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है और आपका सृजन उपस्थित है, जिसके मन में इस समय तो होड़ लगी है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं संसार में,
कवियों में खास करके, उस समय अगर आपका जिक्र आते ही, राजेश्वर का जिक्र आते ही अगर एक महिला का मन उछल पड़ता है, तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके लेखन को प्यार करने वाले लोग, चाहने वाले नहीं कह रहा हूं मैं, चाहने वालों का तो आज मन कुछ होता है, कल कुछ और हो जाता है, प्यार करने वाले लोग हैं और उनकी संख्या कम नहीं। मेरा सौभाग्य है। कई लोग मिले हैं ऐसे जिन्होंने ये कहा है कि मुक्त छंद की कविता तो मैंने राजेश्वर को पढ़ करके लिखनी शुरू की। अरे ये थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। मैं जान के साझा कर रहा हूँ चीजों को। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि जो सच है और किसी भी व्यक्ति के उजलेपन के नीचे एक रेखा खींच रहा है, हम उस रेखा को उजली करने से बचते रहते हैं। अगर मैं प्रामाणिक नहीं बोल रहा हूं तो फिर मैं चोर हूं समाज का, और अगर जो सच है उस पर चुप्पी साध रहा हूं तो फिर मैं कविता में, साहित्य में साजिश करता हूं। तो ऐसे लोग मुझे इस समय में, पिछले 6 महीने में, ज्यादा नहीं, 6 लोग तो मिले ऐसे जिसने आपके रचनाकार को यो माना कि अगर नहीं पढ़ा होता तो मैं कविता नहीं लिख रही होती। रहा होता कहने वाले कम हैं। ये उदारता स्त्री मन में होती है, जो किसी के दिए को, सच में कह रहा हूँ, किसी के दिए को अंगीकार कर लेती है कि मुझे यहाँ से रोशनी मिली। और रोशनी छोटी मोटी लालटेन नहीं देती, रोशनी सूरज देता है, रोशनी चांद देता है। जिन सितारों पर ये दाग है कि वो नहीं देते, एक दिन सितारे आसमान से गायब हो जाए तब पूछेंगे आपसे कि आसमान कितना भयानक हो जाएगा। इसी तरह अगर राजेश्वर की कविता को छिपा दिया जाए तो वर्तमान समय में कविता में से कितना कुछ गायब हो जाएगा। और एक समय में 5, 7, 10 लोग ही होते हैं लेखकों में जिनकी अनुपस्थिति समाज को खलेगी, जिनके लिए ये कहा जा सकता है कि इनको बचा कर रखो। ये सब आपका बड़प्पन है। मेरा नहीं है, यकीन मानना, मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ बड़ाई करने में, अभी भी कंजूस बरत रहा हूँ। मैंने तो हमेशा आपकी उदारता ही देखी है, मेरा सौभाग्य है। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ ताकि ये समाज जान ले, ये न शिकायत करे कोई किसी से, मुझसे, आपसे, कि अच्छी कविता गायब हो। अब अच्छी कविता तक जाना पाठक का भी धर्म है, हम लोगों का भी है कि हम समाज तक पहुंचे, उसके लिए पगडंडियां बनाएं, विचार रखें, विचार गोष्ठियां रखें, जरूरी है। हमें उनके कारण अगर नकार भी दिया जाए तो उस नकार के लिए भी हम तैयार रहें। अगर प्यार के लिए तैयार हूं मैं या आप, हम नकार के लिए भी तैयार। ये वो समय है, अभी हमारे पास समय बचा है 13 मिनट। अच्छा ये बताइए राजेश्वर जी, ये जो बीच बीच में आपका उपन्यास का अंदर से करवटें बदलने लगता है या जन्म लेने लगता है, कहता है कविता तुम एक तरफ हो जाओ, सब कुछ मैं कविता में नहीं कह पाया इसलिए आप उपन्यास लिख रहे हैं। फिर ये लगता है कि सब कुछ उपन्यास में नहीं कह पा रहा इसलिए कविता लिख रहे हैं। क्या ऐसा है क्या? शायद ऐसा नहीं है। हाँ, इसीलिए ऐसा इसलिए नहीं है कि जब कविता लिखता हूं तो कविता लिखता हूं, और कविता के साथ क्या होता है, कविता किसी बिल्ली की तरह, किसी छोटे बच्चे की तरह कभी कभी गायब हो जाती है, और और मेरे बार बार बुलाने पर भी जब नहीं आती तो मैं उसे तंग नहीं करता। मैं कहता हूं तुम आराम करो, कोई बात नहीं, अब कुछ और करते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, मुट्ठी भर लड़ाई तो एक, कहना चाहिए, मेरे जीवन से जुड़ा, समाज से जुड़ा, समाज के एक वर्ग के शोषण से जुड़ा उपन्यास था। उसके बाद दूसरा उपन्यास जो आया वो उपन्यास था याज्ञसेनी। और याज्ञसेनी मैंने क्यों लिखा, बीच में कविता नहीं लिखी जा रही थी, तो उन दिनों मैंने कहा चलो एक काम करते हैं। इस चरित्र ने मुझे बड़ा प्रभावित किया हुआ था, और इससे भी ज्यादा प्रभावित, मैं बहुत, मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच आपके सामने नहीं है, मेरी एक घनिष्ठ मित्र ने मुझसे कहा कि तुम्हारी कविताओं में स्त्री के दुख दर्द बहुत अच्छे से पकड़ में आते हैं, तुम द्रौपदी पर क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा कमाल है, क्यों नहीं लिखता, लिख देता हूं।
तो आरंभ तो आरंभ हुआ द्रौपदी पर कविताएं लिखने से। लगभग 20 कविताएं मैंने द्रौपदी पर लिखी, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों वो कविता एक जगह ठहर गई। तो उसने मुझसे कहा इसको बंद कर दो, ये 20 कविताएं बहुत हैं द्रौपदी पर, कोई सारा ठेका थोड़ी लिया है तुमने, शुरू से लेकर आखिर तक लिखो। मैंने कहा नहीं, मैंने ठेका लिया है। और तब मैंने क्या किया, तब मैंने गद्य में पूरी आरंभ से लेकर और अंत तक कथानक को अपने तरीके से परिवर्तित करते हुए, बहुत ईमानदारी से कहूं, प्रगतिशील नहीं समझ पाएंगे इस बात को, मेरी याज्ञसेनी प्रगतिशील है। मेरी सीता पर उपन्यास लिखा, मेरी सीता प्रगतिशील है। कोई प्रगतिशील पढ़े तो, प्रगतिशीलों की दिक्कत तो यह है कि वो मेरा राम उतना प्रगतिशील है जितना जिस प्रगतिशीलता की ये लोग कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हुआ, लेकिन वो एक समय मुझे बीच में मिल जाता रहा, तब मैंने अध्ययन किया पूरे। देखिए, मैं पूरे रिसर्च वर्क के साथ काम करता हूं। मैं जिन दिनों जब मैं महाभारत पढ़ रहा था, तो मैं पूरे महाभारत, यानी जो पूरा पूरा उसका जो कहना चाहिए संग्रह है जिसमें सारे श्लोक हैं, मैं बाकायदा मैंने उससे नोट्स लिए, मैं नोट्स लेके चलता था और उसके हिसाब से मैं चैप्टर लिखता था। तो इस तरह से याज्ञसेनी उपन्यास लिखा गया। सीता को लेकर भी क्या हुआ, मैं तुलसी का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। तुलसी भक्त थे, मैं तुलसी को, और भक्त का कवि होना वैसा ही है जैसे मंची कविता का कविता होना, वैसा ही है। तो मैं वाल्मीकि को ही महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि वाल्मीकि की कथा से, राम कथा से लगभग 300 से अधिक राम कथाएं उपजी हैं। तो वाल्मीकि का अपना महत्व है, तो मैं वाल्मीकि को साथ लेकर चलता हूं। लेकिन मैं जहां वाल्मीकि भी मेरे गले से नहीं उतरता, मैं वहां उसकी कहानी बदल देता हूं। जहां मुझे महाभारत गले से नहीं नीचे उतरता याज्ञसेनी में, मैं वहां बदल देता हूं। मेरी याज्ञसेनी का जब चीरहरण हो रहा होता है, तो मेरी याज्ञसेनी का कि यहां कृष्ण साड़ी बढ़ाने को नहीं आते। मेरी याज्ञसेनी अपनी हिम्मत जुटाकर अपने हाथों से अपने शरीर को लगा संभाल कर जमीन पर लेट जाती है और चिल्लाकर कहती है अपनी सास से कि जिस दिन तुम आई थी उस दिन तुम्हारे साथ भी, तुम्हें बताकर विवाह नहीं हुआ था कि तुम्हारा विवाह एक अंधे व्यक्ति से हो रहा है, तुम्हारे साथ भी बलात्कार हुआ था। आज वैसा ही अन्याय मेरे साथ होने जा रहा है, क्या आज भी आप अपनी आंखों की पट्टी नहीं खोलेंगी? मैंने इस पूरे कथाक्रम को इस तरह से बदला। वहां पर चिल्लाकर वो कहती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं अपनी आंखों की पट्टी खोल दूं या मैं अपने वस्त्र उतारना शुरू करूं? तब वो उसे छोड़ते हैं। मतलब इसी तरह से अक्षय पात्र की बात आती है। अक्षय पात्र में लोग कहते हैं चावल का दाना था और उससे रोज अन्न बन जाता था। मेरे गले से नहीं उतरती ये बात। मैंने अक्षय पात्र के मिथ को इस तरह से हैंडल किया कि एक बड़ा घड़ा उनके घर के सामने रखा है पांडवों के, और वो गांव वालों से ये कहते हैं कि हम राजा थे और हम राजा भविष्य में बनेंगे। हर व्यक्ति हमें उधार में एक मुट्ठी चावल रोज देगा। और लोग आते थे, एक मुट्ठी चावल डाल जाते थे, और वो कहता था आप हिसाब रखिए, आपने मुझे अगर 100 मुट्ठी चावल दिया है तो जब हमारे पास सत्ता लौटेगी हम आपको 1000 मुट्ठी चावल देंगे। तो वो चावल भी मैंने, अक्षय पात्र को भी मैंने इस तरीके से अक्षय पात्र बनाया कि 1000 लोग आ जाएंगे तो इतना चावल है हमारे पास, हम उन्हें खिला देंगे, हमें किसी जादू की जरूरत नहीं है। तो मैंने कथाओं को अपने तरीके से परिवर्तित किया। मेरा राम, जब मैं राम लिखता हूं, कविता में देखता हूं राम को, मेरा राम रोता है, मेरा राम कलपता है, मेरा राम सीता से माफी मांगता है। वाल्मीकि का राम नहीं मांग सकता था, तुलसी का राम भी नहीं मांग सकता था। तो स्थिति मैं अपने तरीके से चीजों को हैंडल करता हूं, और अपने तरीके से हैंडल करता हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मार्क्सवादी मुझसे नाराज हो जाएगा या कोई संघी मुझसे नाराज हो जाएगा। इस दौर में जब हर व्यक्ति ये चाहता है कि आप किसी न किसी खेमे में तो हो जाएं, आप किसी न किसी गिरोह के सदस्य तो बने, मेरी मुश्किल ये है कि कोई गिरोह मुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। असल में क्योंकि मैं तो जो कहूंगा सो कहूंगा। सचमुच का जो लेखक है ना, महाभारत का जो युयुत्सु है कि जहां जन्म ले लिया उसको उसने छोड़ दिया, जिन भाइयों के साथ जन्म लिया, दायरे कौरवों के साथ जन्म लिया, और पांडवों ने स्वीकार नहीं किया। तो हर अच्छे और ईमानदार लेखक की नियति यही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी झेला,
ना तो बिल्कुल उन्हें ये आपके वामपंथियों ने उसको अंगीकार किया मन से, एक दो नहीं अपवाद किया, को छोड़ दीजिए, वो तो और ठीक है, ना हो जाते हैं। जो इल्जाम उन पर था कि ये तो संघी हो गए, क्योंकि जो रचनाकार है, चाहे वो जैनेन्द्र कुमार हो, अज्ञेय हो, निराला हो, वो किसी के भी परले में बैठ करके सांस नहीं लेते। उसकी चेतना जिधर उसको अच्छा लग रहा है उस स्वर को स्वर देती है। किसी के भी पक्ष में जा सकता है वो स्वर, और किसी के भी विरोध में जा सकता है। ना उसने पक्ष को भुनाना है, ना उसने विरोध को भुनाना है। अभी जो आपने उपन्यासों के बारे में टिप्पणी की, यकीन मानिए मेरे मन में इतना जबरदस्त लोभ जाग गया है कि रात को ही कहीं से मैं ये उपन्यास जाऊं और प्रकाशक से खरीद नहीं कर। नहीं 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 नहीं, मैं क्योंकि आप पढ़िए, आप पढ़ेंगे, मेरा सौभाग्य होगा ये। नहीं, सवाल मेरे सौभाग्य का और सुख का नहीं है। सवाल ये है कि उसके अंदर चीजों को, जो नई सोच का प्रादुर्भाव है, जिसका साहित्य में अभाव बहुत है, जैसे को मैं तो भाई जैसा चला, हाँ, चला आ मैं तो रहा है भाई साहब वैसा है। अपने मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। वामपंथी मुझे राम और सीता और द्रौपदी का नाम देखकर नहीं पढ़ते, और संघी मुझे इसलिए माफ कर देते हैं कभी कभी कि इसने तो राम पे लिखा है, सीता पे लिखा है। सच ये है कि अगर दोनों मुझे वास्तव में पढ़ लें तो क्या होगा? तो दोनों रूठ जाएंगे आपसे, दोनों यकीन रूठ मानिए। जाएंगे, दोनों रूठ देखिए, जाएंगे। सच बता रहा हूँ, ये सच साहित्य, सच यही है, मैं स्वीकार करता जीवित हूं, सच यही साहित्य है। जीवित साहित्य को बर्दाश्त करना आसान नहीं। आप असहनीय हो ही जाएंगे, क्योंकि सच बोला, ना घर सहेगा आपको, ना बाहर सहेगा आपको, लेकिन सृजन सहेगा। सृजनशीलता इसी का नाम है कि हम अस्वीकार होने के लिए तैयार, अस्वीकृत होने के लिए तैयार। मैं तो भाई जब प्रेम करता हूं तो मैं कहता हूं मैं देवता नहीं हूं। प्रेम करने के लिए आप में एक तरह का राक्षस होना चाहिए। चलो, मुझसे कर लो प्रेम, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आपसे तो प्रेम है ही, और राक्षसत्व भी हो जाता है बहुत बार। मैं आपसे वो सब भी कह सुन लेता हूं जो शायद मैं किसी और को नहीं कह, और आप भी सुन लेते हैं। देखो मेरे भाई राजेश्वर वशिष्ठ, अगर हम सामने वाले को जैसा वो सोच रहा है वैसा साझा करने का हक नहीं देंगे, दीवार खड़ी करके बात करेंगे, तो वो हमसे दूर भर हो जाएगा, और उनका वो भी आपको नहीं मिलेगा जिस स्नेह के लिए आप तरसते हैं। हम सब इस धरती पर एक दूसरे से प्रेम को ही तरस रहे हैं। रोटी तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। 90% लोगों के पेट में जा ही रही है, इसलिए असहमतियां खुलकर सामने आनी चाहिए, और क्यों ना आए। मैं तो कहता हूँ हम असहमत होने के लिए चर्चाएं करें संसार से, और क्यों न करें, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अभी 2-4 दिन पहले किसी के साथ मेरी कविता का कुछ संग्रह आ रहा, उन्होंने मुझसे एक बड़ी अच्छी बात कही कि देखो, सारी बात ठीक है, लेकिन ये जो तुम्हारी कविता के अंदर गलाजत वाला तत्व है ना, मेरे संग्रह में ये नहीं आना चाहिए। ये जो राजनीतिक विद्रोह पर तुम बड़बोदे बन जाते हो, मैंने कहा स्वीकार है। आज फिर कहीं चर्चा थी इस बात पर, बोले, मैंने कहा भाई मेरे अंदर ये जो दलदल है ना, मेरे मित्र कभी कभी परेशान होते हैं और उसे कहते दिए तुम क्या कर रहे हो। माना कि मैं नहीं इसको हम नहीं छोड़ पाता, नहीं नहीं, छोड़ हमें पाता, लगता लेकिन है, मैं हमें लगता मैं है राजनीतिक मुखरता जरूरी है, लेकिन नहीं, उसे उसके साथ कहना चाहिए थोड़ी सी नफासत बरत ली जाए, बस इतनी सी बात है। वो कहीं भी किसी के प्रति भी ना घृणा पैदा करे, ना राइट, ना विद्वेष पैदा करे। ये साहित्य के लिए जरूरी है। हम किसी नहीं, लेकिन राजनीतिक लेकिन 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 मैं बहुत ईमानदारी से कहूं, आपकी कविता ना घृणा पैदा करती है, ना नफरत पैदा करती है, वैसा कुछ नहीं है। आपकी कविता इतनी स्ट्रेट होती है, इतनी सीधी होती है कि सामने वाले व्यक्ति में मतलब बिल्कुल वो तीर की तरह चुभ जाती है, और उसे बाद में पता लगता है ये क्या हुआ। और फिर जो दंश है, वो दंश बाद में महसूस होता है। लेकिन मधुमक्खी जिस काटती है तो काटते ही दर्द होना शुरू हो जाता है। आप जब काटते हैं तो कुछ कुछ देर के बाद तीखा दर्द होता है। लेकिन राजेश्वर भाई, मेरा अपना
स्वयं से आग्रह, जो जो उम्र बढ़ रही है, ये आ रहा है कि हमें कांटा नहीं बनना है। नहीं नहीं, मैं तो कई बार आपके बारे में जब बात होती है तो मैं लोगों से ये कहता हूं कि कवि को मौलिक रहने दो, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं अगर उनके कांटे आपको चुभ जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर फिर लौट रहा हूं मैं, उपन्यास को मैंने जाना, अनुवाद जो आपने किया और लंबे समय तक, क्या आपके साहित्यिक लेखन में श्री वृद्धि करने में उस अनुवाद का कोई योगदान है? कोई खास नहीं एक्चुअली। सच अगर बोलूं तो बैंक की नौकरी में राजभाषा अधिकारी की हैसियत से जो आरंभिक दिन थे, उन आरंभिक दिनों में बैंक की नौकरी में ही मुख्य काम अनुवाद करना, या जो अनुवादक काम करते थे उसकी वेटिंग करना, उसे सुधारना था। तो वो तो एक ऐसा काम था जो मुझे पसंद नहीं था। अगर मैं ईमानदारी की बात करूं तो मैं वैसे अनुवाद के लिए तरसता था कि ये बैंक का अनुवाद ना करना पड़े, कभी कोई साहित्य का अनुवाद करने का मौका मिले, मैं उसके लिए तरसता था। तो जब मैं रिटायरमेंट के बाद 2018 में यहां गुड़गांव में आया तो पेंगुइन में एक हमारे मित्र सुरेश कांत कुछ दिनों के लिए पेंगुइन के साथ जुड़े थे, और जब वो पेंगुइन के साथ जुड़े थे तो गौर गोपाल दास की एक किताब लाइफ इज अमेजिंग एक किताब थी, तो उन्होंने कहा कि इसके हमने कई चैप्टर कई लोगों को भेजे लेकिन हमें यार मजा नहीं आ रहा। तो मैंने कहा यार मैं तो बैंक वाला हूं, मेरे से अनुवाद करे क्या मजा आएगा। लेकिन बोले तुमने एक बार कहा था कि मुझे मेरे मन का काम नहीं मिला, मैं तुम्हें ये किताब देता हूं, तुम इसका अनुवाद कर दो पेंगुइन के लिए। उस किताब का मैंने अनुवाद किया। उसके बाद रुचिर शर्मा एक अमेरिका बेस्ड जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हर इलेक्शन के समय वो भारत आते थे और पूरी यात्राएं करते थे। प्रजातंत्र वाया सड़क मार्ग एक किताब आई 2019 के इलेक्शन से पहले, एक किताब आई। तो ये किताब बड़े दबाव में बहुत जल्दी में करनी पड़ी। तो मजेदार बात यह है कि जब जल्दी ने की तो ज्यादा अच्छा अनुवाद हुआ। क्यों हुआ? वो शब्दशः अनुवाद नहीं था, वहां इस बात की परवाह नहीं थी कि क्या छूटा क्या रहा, जो कह रहा है वो बात आ गई ना, आ गई तो हो गया अनुवाद। तो इस तरीके से ये दो अनुवाद मैंने किए। मेरा अनुवाद में कोई प्रकाशक के साथ भी बहुत अच्छा अनुभव इसलिए नहीं रहा कि उनके यहाँ उसके बाद सुरेश कांत जी तो वहां से चले गए, उसके बाद जो दूसरे लोग थे उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं, उन्हें अनुवाद क्या है इसका ज्ञान नहीं, वे बस बड़े पदों पर हैं और सेल्स और मार्केटिंग जानते हैं। उन्हें पता है कि हम ऐसा आदमी पकड़ के लाए हैं, उसकी 5 लाख 7 लाख किताब दिख जाएंगी। गौर गोपाल दास की हिंदी की किताबें 1 लाख बिक गई, मैं हैरान हूं। 7 लाख किताबें अंग्रेजी की बिक गई, 1 लाख किताबें हिंदी की बिक गई, ये मेरे लिए चमत्कार की बात है। लेकिन अनुवादक को कोई रॉयल्टी तो मिलती नहीं, अनुवादक को तो एक मुश्त पैसा मिलता है। एनीवे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे लगा कि इससे कमाई भी हो सकती है। कनाडा का एक पब्लिशर है रॉयल कॉलिंस, रॉयल कॉलिंस के लिए मैंने लगभग 10 किताबों का अनुवाद किया। और वहां मैंने चूंकि मैं पेंगुइन ने जो किया सो किया, चूंकि पेंगुइन का मैंने काम किया था वो एक ठप्पा मेरे पास था, तो मैंने मुंह मांगे पैसे लेकर वो काम किया। और उसका लाभ ये हुआ कि भाई हिंदी में किताबें लोग नहीं छापते हैं, या बाद में लोग ओबलाइज करने लगे जी किताब तो हम छाप देंगे, 5 कॉपी देंगे, बाकी खरीदनी पड़ेंगी। तो जाहिर है आज तक का इतना खराब अनुभव है कि 50 किताबें खरीद के 50 लोगों को भेजी तो 2 ने किताब पर बात नहीं की, 48 लोग बेहोश हो गए किताब को लेने के बाद। अब पता नहीं उसमें उनकी उनकी कैसी भावनाएं थी, वट। तो कुल मिला के स्थिति ये रही कि अनुवाद ने मुझे वो पैसा दे दिया कि भाई कोई बात नहीं, काम करके मेहनत करके पैसा कमा लो और इस पैसे को इधर की नहीं उधर खर्च कर लो, जो होगा देखा जाएगा। इसी तरह से एक आध पुरस्कार भी मिला। तो वो ये सब चीजें, हाँ, पहले पहले हरियाणा साहित्य अकेडमी का सुनो वाल्मीकि पर मिला, उसके बाद फिर एक यहाँ ओम शांति पुरस्कार मिला 11,000 रुपए का, आपके कलाग्राम का पुरस्कार मिला, और अभी बाबू बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा साहित्य अकेडमी का 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार। तो ये सब चीजें जुड़ती रही। लेकिन मजेदार बात यह कि इन सब पुरस्कारों को पाने के लिए मैंने कभी नहीं किसी से कहा, और जब ये पुरस्कार मिले तो मैं चमत्कृत हुआ कि आमतौर पे लोग इतनी भागदौड़ करते, मैं लोगों को भागते दौड़ते देखता हूं दिन भर पुरस्कारों के लिए, यार मैं तो कहीं गया ही नहीं। तो मुझे समझ में आया कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी गिरोह में शामिल हो ना हो, कर्म का सिद्धांत, कर्म हम कर रहे हैं, फल मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा ठीक है, जो मिलेगा स्वीकार करेंगे, उसमें क्या है। ये स्थिति रही। हम 1 घंटा 4 मिनट पर पहुंचे और पता ही नहीं चला कि कब समय
निकल गया, बड़ी अच्छी बात भी है। बहुत कुछ है अभी जो शेष रह गया है आपसे जानना। फिर बात आप करेंगे, फिर बैठेंगे किसी दिन, गप्पाजी करेंगे, क्या है। और ये बहुत सुख का विषय रहा कि हमने खुलकर बात की और खुलकर ही की जानी चाहिए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, एक कविता चलते चलते और सुना दी। एक कविता मैं आपको और सुनाता हूं, चलिए। एक संग्रह है प्रेम का पंचतंत्र। प्रेम का जी जी। पंचतंत्र एक ऐसा संग्रह है जिसकी कविताएं प्रतिदिन कहना चाहिए मैसेजेस में लिखी गई और वो बाद में एक पूरी पुस्तक बन गई। उससे वाह। मैं कविता उससे उससे मैं कविता पढ़ रहा हूं। तो देखिए जरा, कविता है प्रमेय। हरी घास पर बैठते हुए उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं। हरी घास पर बैठते हुए उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं, पर उसका आधा प्यार भी तुम्हें नहीं दे पाऊंगी जितना प्यार तुम मुझसे करते हो। वाह वाह। हवा, तितली और गिलहरी वहीं सहम कर ठहर गए। वाह मैंने कहा, पृथ्वी मुझे जीवन देती है, पुष्प मुझे गंध और रंग देते हैं, आकाश उड़ने का हौसला देता है, मैं उन्हें क्या देता हूं। सुनेत्रा, जीवन गणित नहीं है। मैं तुमसे प्रेम अपने सुख के लिए करता हूं। मैं तुमसे प्रेम अपने सुख के लिए करता हूं। हवा ने गहरी सांस ली, तितली के पंख चमके और गिलहरी पेड़ पर उछलने लगी। अब उनके दिल पर कोई बोझ नहीं था। वाह। देखो, प्रेम के पंचतंत्र में से एक कविता से काम नहीं चलने वाला। मैं चाहता चलिए हूँ आप। हाँ, चलिए एक कविता और सुनाता हूं। नहीं, इस पांच कविता का सुनानी शीर्षक, पड़ेगी। कोई सभी बात नहीं, पांच मुझे कोई सुनानी दिक्कत नहीं पड़ेगी। है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत भ्रामक शब्द है प्रेम। बहुत भ्रामक शब्द है प्रेम। पुरुष ने स्त्री से प्रेम किया अपनी शर्तों पर और लिटा दिया उसे तलवार की धार पर। स्त्री ने प्रेम किया पुरुष से डूबकर उदारता के साथ और दे दी उसे अपने संसार की चाबी। अब हालात ये हैं कि स्त्री नहीं बदल सकती करवट, तलवार पर लेटी है ना। अब हालात ये हैं कि स्त्री नहीं बदल सकती करवट और पुरुष भोगता है उसे तड़पाते हुए। दुनिया भर की स्त्रियों समझ लो, सह अस्तित्व के लिए प्रेम और उदारता की नहीं, विवेक और दृढ़ता की भी जरूरत है। वाह सुनेत्रा, वाह। अब भी जाग जाओ। सुनेत्रा, वाह, अब भी जाग जाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नारी जागरण पर इससे बढ़िया कविता कहाँ मिल नहीं मिल रही। जो आप आखिर में ताले को चाबी लगाते हो ना, वो अद्भुत हाँ, हो। और सुनाओ। चलिए एक कविता और सिखाता हूं, मैं सुनाता हूं आपको। कविता है गौतमी की सीख। मैं कोलंबस और वास्को डिगामा की तरह हीरे जवाहरात और गुलाम नहीं खोजना चाहता था। मेरे पास जो शब्द और संवेदनाएं थीं, वे किसी साम्राज्य से अधिक कीमती थीं। वाह बस मेरे पास प्रेम नहीं था जिसे मैं वर्षों से खोज रहा था। वाह। मैंने सुना था प्रेम महाकाव्यों और किस्सों कहानियों में मिलेगा। मैंने उन्हें खूब पढ़ा। मैंने उन्हें प्रकृति के कण कण में खोजा और निष्कर्ष निकाला कि प्रेम तो मेरे भीतर ही है। वाह मैंने सोचा, मैं ऐसा प्रेम करूंगा जिसमें बस दिया ही दिया जाए। ऐसा प्रेम जिसमें समुद्र समर्पण कर दे पृथ्वी के सामने, जिसमें सूर्य ठहर जाए किसी सूर्यमुखी पुष्प की पुकार पर। मैं कभी पेड़ बनने लगा तो कभी समुद्र, कभी तुम्हें चिड़िया समझा तो कभी नदी। कल रात जब तुमने मर्माहत होकर कहा प्रेम व्यर्थ है, अगर उसमें तुम्हारा अहम भाव कांटे की तरह चुभता है। वाह। मुझे समानता ने देकर हृदय से लगाने वाला, चूमने और खेलने वाला टेडी बियर बना देता है। समझ लो, स्त्री प्रेम चाहती है, गुलामी नहीं। तुम्हें प्रेम को नए सिरे से समझना चाहिए। सुनेत्रा, तुमने मुझे गौतमी की तरह दिखाया है अहम मुक्ति का मार्ग। वाह वाह। बहुत मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि राजेश्वर वशिष्ठ
प्रेम और अध्यात्म दोनों का संगम है। नहीं तो सुनेत्रा आपको वहां नहीं लेकर जाती उंगली पकड़कर जहां वो लेकर के जाती। प्रेम को मुक्ति का मार्ग बनाना, और ये कविताएं आज की लिखी कविताएं नहीं है। प्रेम का पंचतंत्र लिखे 10 बरस तो हो गए होंगे राजेश्वर सर। नहीं 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 नहीं, प्रेम का पंचतंत्र 2018 की कविताएं हैं। 7 साल हो गए, 7 साल हो गए, ये मान लो। मैं क्यों कह रहा था ये बात कि आप आज से 7 बरस पहले इतने समृद्ध हो चुके थे कि आपका प्रेम देह से कहीं ऊपर जा चुका था लेखन में, और ये कोई कम महत्वपूर्ण बात नहीं होती। आज हमने, अब इंदु जी आ गई हैं और हम दोनों भाइयों ने जो बात कही की है, मैं इसको औपचारिक साक्षात्कार नहीं कहना चाहता, क्योंकि उस औपचारिकता में कई बार शब्द भी मर जाते हैं और ईमानदारी पर भी हम कोई ना कोई ऊपर लेबल चिपका देते हैं या ढक देते हैं। हमें ढक्कन नहीं लगाना पड़ा, और हम चाहते हैं हम अपने मौलिक रूप में अपने श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुंचे। और उसमें मेरे प्रिय कवि राजेश्वर वशिष्ठ ने, श्रेष्ठ उपन्यासकार राजेश्वर वशिष्ठ ने ईमानदारी बरती है। और मैं जो कुछ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, श्रेष्ठ, मुझे पता है मैं श्रेष्ठ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं श्रेष्ठ महसूस भी कर रहा हूँ। यहाँ कोई वो समझौता नहीं हमारे बीच में कि तुम मेरी पीठ खुजलाओ और मैं तुम्हारी खुजलाता हूँ। हम तो वो हैं जो एक दूसरे का कुर्ता खींच भी सकते हैं कि क्या कर रहे हो। अरे इतना खींच लेते हैं कुर्ता, कभी कभी कुर्ता चिर की आवाज करता है। आना भी चाहिए। वो दो साहित्यिक लोगों में वो जज्बा अंदर होना भी चाहिए, और क्यों ना हो। अब इंदु जी आ गई है। इंदु जी, मुझे नहीं मालूम आप पूरा साक्षात्कार सुन पाई कि नहीं, पर दोबारा सुन लेना। आपको भी वो सब सुख मिलेगा जो मुझे राजेश्वर जी से बात करते हुए मिला है। मेरी आत्मा उसकी साक्षी। अब आप धन्यवाद ज्ञापन कर दो। राजेश्वर जी का विशेष, मेरा चाहो तो मेरा भी कर दे। भी बहुत बाकी है, और मुझे लगता है कि इसके लिए फिर कभी हम लोग जरूर आमने सामने जी। और आज तो सच में आनंद की गहराई में हम सब बिल्कुल गोते लगा रहे थे, और बहुत मजा आ रहा था। इतने समृद्ध साक्षात्कार बहुत कम देखने को मिलता है, तो हस्ताक्षर आज सही मायने में बहुत समृद्ध रहा। और मैं आप दोनों का आभार व्यक्त करती हूँ, और फिर हम लोग मिलेंगे। शुभ रात्रि, नमस्कार। आप दोनों को प्रणाम, श्रोताओं दर्शकों सबको।